नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पुस्तक अंतरा भाग 2 और हिंदी है ऐच्छिक। पाठ का नाम है जहां कोई वापसी नहीं और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, 2 भाग हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि पहले भाग में मैंने लेखक का परिचय और पाठ का मूल जो भाव है वो बताया था। दूसरे में हमने पहला पैराग्राफ बताया था कि किस तरह से लेखक जो है वहां पर गए और वहां पर जो अमरौली प्रोजेक्ट की जो घोषणा हुई थी, सरकारी घोषणा, उसके बारे में उनको जो वहां का सर्वे करने के लिए मिला था, तो वहां वो गए तो उन्होंने देखा क्या, उसका वर्णन हमने दूसरे भाग में कर दिया। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे इसमें तीसरे भाग में। आप देख रहे हैं बच्चों किस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, और ये पेड़ जो हमारे लिए वरदान है, जो हमारे लिए जीवन है, जिनसे हम सांसें लेते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उन पेड़ों की स्थिति आप देखिए कि विकास और औद्योगिकरण के नाम पे किस तरह से प्रकृति के साथ हम सभी लोग अंधाधुंध खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरह से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आप दृश्य आपके सामने मैंने रखा है, देख रहे हैं पेड़ जो है वो कटे हुए हैं और ये गिरे हुए हैं। अब बच्चों पैराग्राफ दूसरा, और ये पृष्ठ संख्या 136 से 137 तक पर आधारित है। यदि इस पैराग्राफ को आपको ढूंढना होगा तो आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 136 से 137 पर जब जाएंगे तो पूरा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया है कि मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से और हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं तक पर आधारित ये सारी बातें हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आइए उसमें से हम पहला बिंदु लेते हैं। लेखक द्वारा विस्थापित लोगों के जीवन के बारे में बताना। बच्चों, हम सभी को मालूम है कि हमें कुछ समय के लिए ही अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दिया जाए और ये कहा जाए कि अब आप यहाँ के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो उसमें भी हमें कठिनाई का अनुभव होने लगता है। और जिसे ये कह दिया जाए कि अब आपका जीवन ही यहाँ से समाप्त होकर के दूसरी जगह जाकर के आपको अपना जीवन पुनः स्थापित करना है, तो उस समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही यहाँ भी लेखक ने अनुभव किया है और उसी का वर्णन किया है। लेखक द्वारा विस्थापित लोगों के बारे में बताना कि जब वो एक स्थान से दूसरी जगह चले जाएंगे तो उनकी किस तरह की समस्याएं होंगी, किस तरह से वातावरण की समस्या होगी, किस तरह से उनके रहन सहन, खान पान, जीविका, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आएंगी, उस सब का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। और उसके बाद अमझर गांव का उल्लेख करना। बच्चों, अमझर गांव का नाम जो है वो बार बार पाठ में लिया जा रहा है। पहले भी हमने बता दिया था आपको कि जब सिंगरौली गए थे लेखक, तो सिंगरौली में नवा गांव है और नवा गांव में कुल 18 छोटे बड़े गांव मिला करके नवा गांव उसको कहा गया है। उसमें एक गांव है अमझर। और जब अमरौली प्रोजेक्ट की घोषणा, सरकारी घोषणा हुई थी, तब यह भी कहा गया था कि इस गांव के जो ये 18 गांव हैं छोटे बड़े, इनमें से कुछ गांवों को उजाड़ दिया जाएगा, जिसमें से एक गांव अमझर भी है। अमझर की स्थिति कैसी है, लेखक जैसे ही गए तो वो वहां पर सिंगरौली जाने के बाद नवा गांव गए और नवा गांव में उस गांव में गए जो गांव अभी उजाड़ दिया जाएगा। वहां उस समय वर्तमान स्थिति कैसी थी, वहां खेतों में रोपाई हो रही थी और धान की रोपाई हो रही थी। सावन का महीना था, खेतों में पानी लगा हुआ था, महिलाएं पौध रोप रही थी। तो इस दृष्टि से वहां पर जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, यानी उपजाऊ भूमि थी, लोग खुशहाल थे, पैदावार थी, आम के पेड़ थे। इस सारी स्थितियों को वहां पर लेखक ने देखा और उसका उसमें उल्लेख किया है। अमझर गांव के अंदर प्रवेश करने पर झुकी हुई औरतों द्वारा धान के पौधे की रोपाई का वर्णन करना, वो मैंने आपको पहले ही दृश्य में दिखा दिया था और अभी हमने बता भी दिया। लेखक द्वारा यह उल्लेख करना कि जैसे ही उन महिलाओं को यह आभास हुआ कि यहाँ कोई आया है, वह युवा हिरनियों की तरह सिर उठाकर देखने लगी। भैया बहनों, गद्य में भी कभी कभी अलंकारिक भाषा जो होती है प्रयुक्त होती है, और यहाँ पर उन महिलाओं को किसके समान बताया गया है,
युवा हिरनियों के समान। आप सभी को ये पता है कि पहाड़ी जो महिला और पुरुष होते हैं वह सुंदर होते हैं। तो उस तरह से क्यों होते हैं? क्योंकि वह प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो ऐसे जो है वहाँ पर जब वो गए लेखक, तो जो युवा जो महिलाएं थी जो धान की पौध लगा रही थी, उनको ये पता चला कि कोई उन्हें देखने आया है, तो वो जरा जरा सा झुक झुक करके उनको देखने लगी। उसको लेखक ने कैसे वर्णित किया है? ऐसा लग रहा है जैसे युवा हिरनियां गर्दन थोड़ी थोड़ी मोड़ करके या उठा करके ऐसे ऐसे उनको देख रही हैं। लेखक द्वारा गांव के सौंदर्य को देखकर तथा फिर यह सोचकर कि यह सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और यही युवतियां जो आज धान की रोपाई कर रही हैं, धान के पौधों की रोपाई कर रही हैं, वह हंसते मुस्कुराते भोपाल, जबलपुर या बैढ़न की सड़कों पर पत्थर को तोड़ती हुई दिखाई देंगी। क्यों ऐसा कहा लेखक ने? बच्चों, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि अभी तक तो उनकी अपनी जमीन थी, उनका अपना कृषि उत्पादन था, वह खेतों में धान की पौध लगा रही थी जिससे अच्छी फसल उपजती और उससे उनकी जीविका चलती। लेकिन जब ये यहाँ से विस्थापित कर दी जाएंगी तो वो मजदूरी करेंगी कहीं दूसरी जगह। कहाँ करेंगी? लेखक ने उसका उल्लेख किया है कि फिर वो कभी जबलपुर, भोपाल या बैढ़न की सड़कों पर बैठ करके पत्थर तोड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये तो उनके लिए बहुत ही स्थिति जो है वो दयनीय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस स्थान से दूसरी जगह विस्थापित कर जाएंगी तो उनके सामने रोजगार की समस्या आएगी और अपना जीविका चलाने के लिए वह इस तरह के कठिन कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ वर्षों बाद उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। बच्चों, हमारी जो संस्कृति है, जिस गांव में जहां हमारी जो जन्मभूमि है, हम गांव से शहर में आए हैं। अगर आप याद करें अपने ग्रामीण अंचल को, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, तो जैसे ही आप उनके गांव का नाम लेंगे वो अपने गांव में उन्हीं स्मृतियों में, बचपन की स्मृतियों में वहीं चले जाएंगे। वही बाग बगीचे, खेत खलिहान, माता पिता, सब कुछ, सारी यादें उसी से जुड़ी हुई होंगी। और पता चले कि विकास के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर उस गांव को ही उजाड़ दिया गया है, तो कुछ पीढ़ी के बाद यही नहीं पता चलेगा उस जनरेशन को, उस पीढ़ी को, कि जिस जगह पर वो इतनी बड़ी योजना की घोषणा हुई है या वो इस समय परिचालित है, वो कभी उनके पिता या उनके दादा की ही भूमि या दादा का ही गांव रहा है। ऐसा लेखक ने यहाँ पर बताया। तो एक तरह से उनकी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। लेखक द्वारा यह बताना कि यह लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। बच्चों, नए शरणार्थी से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य किया गया है कि अपने ही जगह, अपने ही देश में रह करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उस दूसरे स्थान के लिए हम नए व्यक्ति ही होते हैं, नई जगह पे आए होते हैं, नई शरण में आए हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने जो विस्थापित हुए लोग हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है और वह है नए शरणार्थी। तो ये ध्यान में रहे आप लोगों को बच्चों। आधुनिक भारत तो है, लेकिन आधुनिक भारत में हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरफ हमारे सोच, हमारी विचारधारा जो है वो थोड़ी सी संकुचित हो गई। हम स्वार्थी हो गए हैं और अपने आप को विकसित कर रहे हैं, न कि अपनी प्रकृति को, न कि अपनी जमीन को। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दुख का कारण है। जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात क्या होता है? एक तो हवा चलती है, एक झंझावात, आंधी तूफान, जिसमें सब कुछ उड़ जाए, तबाह हो जाए। जब जिस गांव में आज हम रह रहे हैं, यदि उस गांव को ही उजाड़ दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो इस तरह से उसको झंझावात कहा गया है, यानी एक स्थान से फिर वहां से हमारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं रह जाएगा, ना हमारी वो भूमि रह जाएगी और ना हमारे वो खेत खलिहान रह जाएंगे जिस पे हम जाकर के अपना अधिकार जमा सकें।
तो यहाँ पर कहा गया, लेखक ने कहा कि औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया मतलब निकाल दिया। तो जब जहाँ पे इस तरह की परियोजनाएं लागू होती हैं, उनकी घोषणाएं होती हैं, उन्हें प्रचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए कार्य शुरू होते हैं, तो वहाँ के लोगों को फिर हटा करके वो कार्य, वह योजना लागू हो सकती है। तो इस तरह से जो वहाँ के लोग हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ा का अनुभव उन्हें ही करना पड़ता है। इसका उल्लेख लेखक ने इसमें बहुत ही आत्मानुभूति से किया है, देख करके किया है। ये कोई ऐसी काल्पनिकता यहाँ पे नहीं लिखी गई है लेखक के द्वारा, ये उनके स्वयं के अनुभव हैं जो अपने उस यात्रा के दौरान, सिंगरौली की यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया है। जो वर्णन आए थे बच्चों, धान रोपती हुई महिलाएं, आप देख रहे हैं धान की पौध है जिससे हम चावल बनता है, चावल हम खाते हैं, और इस तरह देख रहे हैं खेतों में पानी लगा हुआ, किस तरह से हरियाली चारों तरफ है, और लोग, महिलाएं जो हैं वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपना कार्य कर रही हैं। लेखक द्वारा यह बताना कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, मनुष्य ही नहीं वहां से उखड़ता है, बल्कि और कौन उखड़ता है, जो प्रकृति है वह भी हमारे साथ नष्ट हो जाती है, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो ही जाता है कि जिस जगह हम रह रहे थे वहां से हटा करके अगर हमें दूसरे जगह रख दिया जाए तो हमारी अपनी वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का परिवेश, वातावरण, खान पान, वो सारी चीज़ें जो है हमें जाकर के नए वातावरण में फिर से करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो है इस दूसरे पैराग्राफ तक में इसका वर्णन किया गया है। अब पैराग्राफ से लघुत्तरीय प्रश्न है। ये लघुत्तरीय प्रश्न आपको जो है जब याद रहेंगे तो आप बड़े निबंधात्मक प्रश्न भी कर लेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों से सही विकल्प चुनने में भी आपको आसानी रहेगी, मदद रहेगी। तो देखिए पहला प्रश्न है, लेखक ने विस्थापित हुए लोगों की जिंदगी के बारे में क्या बताया? यह है कि वह एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विस्थापन से पहले लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी? तो अमझर में आपने देखा कि जो अमझर गांव में लोग थे वो बहुत खुशहाल थे, वहाँ धान की रोपाई हो रही थी, चारों तरफ हरियाली थे, खेत खलिहान थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेखक ने अमझर गांव में प्रवेश करने पर क्या देखा? लेखक ने अमझर गांव में प्रवेश करने पर यह देखा कि वहां पर महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। लेखक ने धान की रोपाई करती हुई महिलाओं की तुलना किससे की है? युवा हिरनियों से। मैंने बताया कि जब लेखक गए तो वहां की महिलाओं को पता चला कि कोई उन्हें देखने आया है, तो वह अपना सिर उठा करके, गर्दन इधर उधर करके उनको देखने लगी थी और उसकी तुलना लेखक ने युवा हिरनियों से की है। लेखक के अनुसार किसको यह पता नहीं होगा कि यह उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। झरना मतलब गिरना, झड़ जाना। तो किसको नहीं पता होगा? जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो नई पीढ़ी होगी, उसको कुछ समय बाद ये पता ही नहीं चलेगा कि जहां पर यह परियोजना, जो अमरौली प्रोजेक्ट, जहां पर यह जिसकी घोषणा हुई है, वहां कभी इनके पिता और दादाजी की ही जमीन थी, वहां पे खेत खलिहान थे, उनका अपना घर था और वहां बहुत खुशहाली से लोग जीवन यापन करते थे। तो आने वाली नई पीढ़ी के लिए लेखक ने ऐसा कहा है। इस तरह से बच्चों ये यहाँ तक का पैराग्राफ था आपका और इस पे आधारित प्रश्न थे। आशा है आपको बहुत अच्छी तरीके से यह पैराग्राफ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।